नमस्कार। प्रदेश के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है पुनर्गठन पर सियासी टशन। दरअसल पंचायत और निकायों के पुनर्गठन पर सियासी तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी कांग्रेस पर तो कांग्रेस बीजेपी पर पुनर्गठन को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और आज बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पंचायती राज पुनर्गठन को लेकर के हुई बैठक के बाद बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में पुनर्गठन में खेला हुआ था, वो किसी से छिपा नहीं और अब कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए मुद्दे पर राजनीति से बचने की सलाह दी। उधर जनता ये मांग कर रही है कि सरकार और पंचायत निकाय चुनाव आखिरकार कब करवाएगी। बहरहाल आज की बैठक में सुझावों को लेकर चर्चा हुई, कुछ पर सहमति बनी, कुछ पर अभी रस्साकशी का दौर चल रहा है। अब देखना होगा कि पुनर्गठन में आगे क्या होता है। आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा। पुनर्गठन पर तकरार, कांग्रेस बीजेपी में सियासी राज। राजेंद्र राठौड़ ने विपक्ष को घेरा, कांग्रेस राज में हुआ था खेला। जब भी पुनर्गठन होता है तो निश्चित तौर पर कुछ मापदंड बनते हैं। इस बार भी मापदंड बने हैं। कांग्रेस ने तो पुनर्गठन के अंदर जिस प्रकार का खेल खेला वो किसी से छुपा हुआ नहीं। रामलाल जाट ने किया पलटवार, पुनर्गठन का ना हो राजनीतिकरण। कोई भी सरकार जब पुनर्गठन करती है तो जनता की सहूलियत के लिए करती है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जो राजनीति के हिसाब से पुनर्गठन किया जा रहा है। जनता लगाए एक ही गुहार, कब होंगे निकाय चुनाव। पुनर्गठन पर सियासी टशन। तो प्रदेश में पुनर्गठन को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ में खास पैनल मौजूद है चर्चा करने के लिए। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, आज की इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भरत मेघवाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आशुतोष रावत हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर राकेश गोयल है हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मदन जी आपसे शुरुआत करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि ये पुनर्गठन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस के पास में मुद्दा नहीं है और मुद्दाहीन विपक्ष का काम है हर चीज का विरोध करना और वो विरोध करेंगे क्योंकि उनके पास कार्य नहीं है। विपक्ष जो कांग्रेस है यहाँ पे, उसके अंदर हर व्यक्ति अपने आप को साबित करने के अंदर लगा है और वो सरकार के ऊपर जो है वो इस तरीके की बातें करके अपनी पार्टी में दिखाना चाहता है कि वो कितना बड़ा नेता है। लेकिन आज माननीय भजन लाल जी की जो सरकार ने पुनर्गठन किया है वो निष्पक्षता से और पूर्ण मापदंडों के आधार पर पुनर्गठन किया है। मैं पुनर्गठन के जो माननीय अशोक गहलोत जी हैं उनको याद दिला दूं कि उन्होंने किस तरीके से राजनीति के आधार पर पुनर्गठन किए। अल्पमत की सरकार जिसको बचाने के लिए जहां देके बिना मापदंडों के रेवड़ियां बांटते रहे और सरकार की मलाई खाते रहे, वो अशोक गहलोत जी आज निष्पक्षता वाले पुनर्गठन के ऊपर सवाल उठा रहे। और मैं एक छोटी सी चीज आपको ध्यान दिलाता हूं कि ये जो आज पुनर्गठन जो अशोक गहलोत जी ने किया था, मैं अंता 12 के अंदर अंता का आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। रूपपुरा, काशीपुरा, बालदड़ा पंचायत के अंदर थे, इनको 20 किलोमीटर दूर जो है वो नागदान पंचायत के अंदर जोड़ दिया गया। ये जो मुख्यालय है राजस्व मुख्यालय, उससे करीब 30-40 किलोमीटर दूर जोड़ दिया। आपके बस्सी के अंदर जाके देखिएगा आप कि बस्सी में किस तरीके से इन्होंने पुनर्गठन का खेल करा। और पुनर्गठन ना जनसंख्या के आधार पे हुआ और ना मापदंडों के आधार पे। माधोराजपुरा के अंदर 19 पंचायत समिति में 19 पंचायत है, चाकसू में 24 है, दूदू के अंदर 19 है, मौजमाबाद में 20 है और इससे बड़ा खेल देखिए शाहपुरा में 40 पंचायतें हैं। ये किस तरीके का पुनर्गठन था, मैं तो पूरे राजस्थान की और पंचायतों के नाम बता दूंगा। और किस तरीके से आपने देखा होगा कि दूदू पंचायत से नगर परिषद, नगर पालिका से जिला, तो ये कौन से मापदंड थे? एक का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, दूसरा कर दिया। तो ये जो जिस तरीके से लग रहा था आपको हेमंत जी कि पिछली सरकार की जो अब कलई खुल रही है, जनता के सामने आ रहा है और जो जनता परेशान थी उसको राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी कर रहे हैं। अब ये तो ऐसी आवाजें उठाते रहेंगे, काम तो है नहीं, क्योंकि भजन लाल जी की सरकार जो काम कर रही है
उसका जो जनता में मैसेज जा रहा है, उस मैसेज से ध्यान भटकाने के लिए उलझुल की बातें करते हैं। इनके यहाँ क्या था? भ्रष्टाचार, इनके यहाँ क्या था? तुष्टीकरण, इनके यहाँ क्या था? परिवारवाद। ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, जिसके खेल के अंदर पेपर लीक हो रहे थे, राजस्थान के अंदर जो है वो कानून व्यवस्था खराब हो रही थी, इस तरीके की जो सरकार थी। आज मैं वही बता रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे पुनर्गठन हो, वो पारदर्शिता से मापदंडों के आधार पर करती है हेमंत जी, और वही अशोक गहलोत जी कांग्रेस को जो है हजम नहीं होता है। ठीक है, भरत मेघवाल जी, बीजेपी कह रही है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, पुनर्गठन पूरी तरह से प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों है? देखिए हेमंत, पुनर्गठन के नाम पर राजस्थान में जो ये पर्ची की सरकार है वो जनता के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ कुठारघात कर रही है। 2011 की जनसंख्या के आधार पर ये पुनर्गठन कर रहे हैं, और उसमें आप ये देखिए 2015 और 2019 में इसी जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन पहले हो चुका है। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? इन्होंने कहा कि पंचायती समितियों के अंदर 15% की शिथिलता दी जा रही है। तो जहां 3000 से 5500 की जनसंख्या है उसको तो छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन ये आज भी क्या कर रहे हैं, उसको 2000 पर ले आए, और उस जो मैक्सिमम जनसंख्या उसको 4000 पर ले आए। अब इन्होंने अनेक पंचायतों के नाम बताए। मैं कहता हूं हो सकता है, शायद ठीक है, आपकी बात हम सहमत भी है कि आपको लगता है कि गलत हुआ होगा, तो हमने मान भी लिया गलत हुआ होगा। लेकिन एक सवाल बताइए, अगर आप सही कर रहे हैं तो अभी 23 अप्रैल को चूरू कोर्ट में जो म्युनिसिपल काउंसिल है, कलेक्टर है, वहां पर स्टे क्यों दे दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि आप जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं वो डिलिमिटेशन गलत कर रहे हैं, तो जब तक हम इस स्टे को नहीं हटा देते आप डिलिमिटेशन नहीं कर सकते। क्यों माननीय हाईकोर्ट ने इस सरकार से, चुनाव आयोग से ये कहा कि आप जो डिलिमिटेशन कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए 4 हफ्तों के अंदर? सरकार ने कहा हम जून से पहले चुनाव नहीं करा सकते। अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी पीसी करके लगातार ये बात कही कि किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, गैर संवैधानिक कार्य किया जा रहा है। क्योंकि संविधान के अंदर भी ये लिखा हुआ है आर्टिकल में कि आपको 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग को नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, परिसीमन पुनर्गठन का काम आपको 6 महीने पहले करना पड़ेगा। लेकिन आज भी 459 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं हेमंत जी जिनका कार्यकाल अगले साल ही खत्म हो चुका था, नवंबर 2024 में। 7459 पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 के अंदर खत्म हो चुका है, और अभी भी दिसंबर के अंदर जो पंचायतें हैं उनका अक्टूबर और दिसंबर में खत्म होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 1 स्टेट 1 इलेक्शन के नाम पर चुनाव कराने की बात करती है, लेकिन आपने और हमने सबने देखा कि जब विधानसभा में इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की नेता दीप्ति माहेश्वरी जी ने सवाल पूछा, तो जो यूडीएच मंत्री है उन्होंने, झाबर सिंह खर्रा जी ने यह कहा था कि हमने अभी तक 1 स्टेट 1 इलेक्शन के लिए कोई कमेटी गठित नहीं करी, हमने कोई प्रस्ताव नहीं किया, हम कोई बिल लेकर नहीं आ रहे, और नहीं अभी तक बजट हुआ है। तो जब आप ये सब चीजें कर ही नहीं पा रहे हैं तो जनता को भ्रमित करके, प्रशासक लगा के इस तरीके से गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसका जवाब मदन जी नहीं दे पाएंगे। और आज भी कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है, अगर आपको पुनर्गठन करना था तो 6 महीने पहले कर देते। प्रशासक लगाकर जनता के विकास को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आज मैं न्यूज 18 राजस्थान के चैनल पर भी देख रहा था, वहां किस तरीके से बता रहे थे कि लोग आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं, लोग खुश नहीं है। आपत्तियां तो नोटिफिकेशन में लिखा है कलेक्टर महोदय को जमा होनी चाहिए थी, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे ने सही कहा कि जो अघोषित कमेटी बनी हुई है जिसमें राजेंद्र राठौड़ जी, अरुण चतुर्वेदी जी और ये तिवारी जी हैं, वो अघोषित कमेटी डिसाइड कर रही है कि पंचायतों का पुनर्गठन कैसे होगा। क्योंकि वर्तमान में राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार से जनता खुश नहीं है, और इन्हें यह पता है कि अगर नगर निगम पंचायती राज में नेगेटिव ही करेंगे, ये कमेटी नहीं करेगी। आधिकारिक तौर पर आपत्तियों का निस्तारण तो जिला कलेक्टर ही करेंगे। इस कमेटी के पास लोगों के सुझाव आ रहे हैं, लोगों की आपत्तियां आ रही है, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं। तो अभी तो ये अघोषित कमेटी कार्य कर रही है। मंत्रिमंडल कमेटी जो बनाई थी उसकी एक मीटिंग अगर हुई हो तो बता दे बीजेपी प्रवक्ता यहां बैठे कि उसकी क्या मीटिंग हुई, क्या उसके मिनट्स निकले, क्या उसकी प्रेस रिलीज कोई निकली? अभी तक ये बता नहीं पाएंगे। राजेंद्र राठौड़ जी किस पद पर है जो इस तरह का संगठन का ही काम कर सकते हैं? इसके अंदर थोड़ी कोई काम कर सकते हैं हेमंत। ठीक है मदन जी। देखिए हेमंत, मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड अगर आप देखिए हेमंत, अभी मेरे मित्र ने तीन चीजें बोली, मैं 3 चीजों पे जवाब दूंगा। एक चुनाव के ऊपर दूंगा, एक पर्ची के ऊपर दूंगा, और एक ये जो पंचायत राज के चुनाव कराने वाली बात है, नगर निगम की बात की है उसमें। तो पहले तो मैं इनको बता दूं कि ये पर्ची नहीं, पर्चे की सरकार है। वो होटलों में ताले बंद वाली सरकार चली गई है, ये पर्ची नहीं है, पर्चे की सरकार है। पर्चे की सरकार ऐसे है कि आज जितने पेपर लीक माफिया हैं वो सलाखों के पीछे आपके यहाँ पे खुले घूम रहे थे।
ये पर्चे की सरकार ऐसे है कि राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर जल समझौता करके और पानी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया। ये पर्चे की सरकार से ही शेखावाटी के अंदर जो है वो पानी की व्यवस्था होने वाली है। ये पर्चे की सरकार, ये आज युवाओं का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो रहा है और रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, परीक्षाएं समय पे हो रही है। उन्होंने सवाल पूछा सरकार द्वारा पुनर्गठन को लेकर गठित कमेटी की कितनी बैठकें हुई। मैं वही उन्होंने सवाल पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो बैठक होती है उसके आधार पर पुनर्गठन होगा प्रदेश का। उन्होंने सवाल पूछा कि प्रदेश की जनता जगह जगह प्रदर्शन क्यों कर रही है पुनर्गठन को लेकर के। मैं आपको दे रहा हूं ना जवाब, आपका एक भी सवाल का जवाब नहीं। आप तो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा चुनाव, पेपर लीक माफिया, सुनिए हेमंत, अरे तो पर्ची बोला है तो दूंगा ना हेमंत जी दूंगा ना। ये अगर बोलेंगे मेरी सरकार के लिए तो मैं इनको आईना दिखाऊंगा ना। मैं आईना दिखा रहा हूँ। इन्होंने कहा नगर निगम, तो वो आईना क्यों ये पर्ची बोल देंगे, मैं बोलूंगा ही नहीं पर्ची। अब हेमंत आप समय, मेरे समय में अगर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे। हेमंत मेरी चीज पूरी हो जाए उसके बाद अगर आप बोलेंगे आपके सवाल का जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा। अगर रह जाए तो मैं आप पूछेगा, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, मेरी बात पूरे होने दीजिए, एक भी सवाल का जवाब नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा नगर निगम, आपको ध्यान है, आप तो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, कि अशोक गहलोत जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि सीधा मेयर का चुनाव कराएंगे। खुद की कैबिनेट का फैसला किया, खुद की कैबिनेट का फैसला बदला कि नहीं, फिर दोबारा हम जो है अप्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव कराएंगे पार्षदों के माध्यम से। फिर जिस तरीके से देखा उस तरीके से नगर निगम के टुकड़े कर दिए गए बिना परिश्रम। फिर मैं एक चीज और बताता हूं, ये चुनाव की बात कर रहे हैं ना कि चुनाव नहीं कराते। आप ये बताइए कि कोविड काल था, हम मानते चुनाव नहीं होते। इस राजस्थान में पंचायत समिति के और जिला परिषद के चुनाव एक साथ होते आए थे। इन्होंने पंचायत के चुनाव अलग कराए, जिला परिषद के चुनाव अलग कराए और पंचायत समिति के चुनाव अलग कराए। इसी फागी के अंदर तीनों चुनाव अलग अलग हुए हैं। इसी जयपुर में तीनों चुनाव अलग अलग हुए हैं। एक साथ वोट डल सकते थे, क्यों नहीं कराए भाई आपने राजस्थान के अंदर इस तरीके से। लेकिन इनको पता था कि सरकार बचाने और दो लोगों की लड़ाई थी, उसके अंदर जो है इस तरीके से हुआ है। तीसरी चीज, ये चुनाव की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी के टाइम का पता है कि कितने टाइम तक पंचायत राज के चुनाव नहीं हुए थे, किस तरीके से कुंडली मार के बैठ गए थे। इस पंचायत चुनाव के अंदर माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने ओबीसी को आरक्षण और एसटी को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया था तो भैरव सिंह जी ने किया था। आप सिर्फ वादे करते। तीसरी चीज ये, इन्होंने जो आप बोल रहे हैं कि बैठकें, हम बैठक जनता के बीच में जाके जनता के उसके का चुनाव क्यों नहीं हुआ अभी तक। मदन जी एक सवाल बता दीजिए, भरतपुर जिला परिषद के उपचुनाव अभी तक क्यों नहीं हुए। ये चुनाव श्री गंगानगर जिला प्रमुख का उपचुनाव अभी तक क्यों नहीं हुआ। सिर्फ इस दो की अरे मेरे को आप जो है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, भाई साहब मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। सुनेंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके टर्न आए जब बोलना, बिल्कुल मैं आपके टर्न आए जब बोलना, मैं आपको इतना कह रहा हूं कि जवाब दे दो मेरे को, मुख्यमंत्री ने किस तरीके से नगर निगम के चुनाव के अंदर खुद के नोटिफिकेशन को बदलना पड़ा, क्यों टुकड़े करने पड़े अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और चुनाव आयोग जब चुनाव कराएगा, कराए ना चुनाव, जाइए ना चुनाव, आप जाइए ना चुनाव आयोग। सरकार का चुनाव कराने का काम थोड़ी है, चुनाव कराता है चुनाव आयोग। आप जाइए ना, क्यों नहीं गए चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग ने पुनर्गठन का काम पार्टी का है क्या। आप चुनाव आयोग के पास जाइए मदन जी, जाइए चुनाव आयोग के पास। पुनर्गठन करवाने का काम पार्टी का है क्या। किसने कहा है, कौन कह रहा है पार्टी करा रही है। पार्टी का है क्या पुनर्गठन करवाने का काम किसी का। चुनाव चुनाव कराने का काम पार्टी का, चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग का है, पुनर्गठन करने का काम पार्टी का नहीं सरकार का है। सरकार का है ना, जनता की अगर कोई तो आती है वो ये पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि भाई जनता ने जिनको चुनाव हरवा दिया वो किसी पार्टी के दफ्तर में बैठ करके पुनर्गठन पर फैसला कर रहे हैं। पार्टी के मंडल जो आपने हेमंत, अगर पार्टी कार्यालय में बैठ के कोई मीटिंग हो रही है, उसमें कोई अधिकारी थे, किसी दिशा निर्देश दिए किसी अधिकारी को, आप ये कैसे कह सकते हैं। पार्टी का प्रोसेस है, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता भाई कांग्रेस कह रही है बार बार, गोविंद सिंह डोटासरा से लगा करके सबके बयान है कि ऐसे लोगों को पुनर्गठन की जिम्मेदारी सौंप दी। गोविंद सिंह डोटासरा जी की तो क्या है, आजकल पार्टी में नहीं चल रही है। आपको पता है कांग्रेस में क्या चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा हटाओ, गोविंद सिंह डोटासरा हटाओ, पार्टी बचाओ, आगे ना, आगे ना चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा जी हटाओ, पार्टी बचाओ। अरे पंचायत चुनाव हारे डोटासरा जी की बात नहीं कर सकते, ये डर लगता है डोटासरा जी से। डोटासरा जी से डर लगता है। अरे 11 सीटों में मोर्चा बुलाया है आपका, 11 सीटों में मोर्चा बुलाया है। ये पर्ची की सरकार का 11 सीटों में मोर्चा बुलाया डोटासरा जी ने। डोटासरा जी का नाम लेना छोड़ दीजिए।
सीकर में डोटासरा जी ने गठबंधन कर मोर्चा रहे थे। बुलाया है और हनुमान चैलेंज बेनीवाल के करते आगे हैं, हाथ वो जोड़ रहे थे। तो खुला गठबंधन चैलेंज कर करते हैं लो। इस पर्ची की राजकुमार सरकार लोग को के आगे कि जाके डोटासरा जी गठबंधन कर लो। डोटासरा जी पे गठबंधन खुला कर लो। चैलेंज करते हैं गठबंधन डोटासरा जी गोविंद को। सिंह अरे डोटासरा जी को चरणों में वोट रखे थे। अरे खुला लाठी चैलेंज चार्ज करते करेंगे हैं हनुमान बेनीवाल के विधानसभा चरणों में। अरे हनुमान विधानसभा में बेनीवाल इस के पर्ची चरणों में सरकार लाठी का चार्ज मोर्चा करेंगे। बुलाया है। राजकुमार हिम्मत लोग नहीं के है चरणों में सरकार ये की। भरत क्या है हिम्मत रैली नहीं लगा है रखा है आपने सरकार यहाँ की। गठबंधन कर लो। हिम्मत नहीं है। गठबंधन नहीं, ये देख क्या रहे है? डर कर कैसे भाग रहे हैं एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। वही थे। सवालों से डर कर भाग रहे हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं, डोटासरा जी एक के एक करके सवालों बोलिए, से मैं डर कर वापस भाग आता हूँ। रहे हैं। आशुतोष रावत साहब, डोटासरा आशुतोष जी, ठीक है, अरे ठीक है, हो गया सर। डोटासरा जी के- ठीक है, डोटासरा भरत जी में से- आता हूँ, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हनुमान बेनीवाल को आशुतोष जी, गठबंधन कर लो। आशुतोष जी, राजकुमार कांग्रेस लोग जिसे बीजेपी गठबंधन कर लो। पुनर्गठन को लेकर हाथ क्या जोड़ आमने रहे सामने थे। है? राजस्थान काम में कर रहे थे। किसको इससे फायदा और क्यों ये तकरार बढ़ती जा रही है? देखिए हेमंत जी, एक चीज हमको समझने की जरूरत है कि संवैधानिक व्यवस्थाएं पुनर्गठन को लेकर के किस तरह की भी हो, लेकिन जो प्रैक्टिकली धरातल पर होता है वह व्यवस्था यही है कि राज्य सरकार अपने तमाम नफा नुकसान को ध्यान में रख करके यह पुनर्गठन करती है। क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रख करके यह पुनर्गठन करती है। जातिगत संतुलन को साधने की कोशिश करती है। अपने जो सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनकी तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रख करके राज्य सरकारें यह पुनर्गठन करती है। क्योंकि अभी एक प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर यह पुनर्गठन हो रहा है, तो 2014 में भी 2011 की जनसंख्या के आधार पर पुनर्गठन हो चुका है। ऐसे में 2019 में एक बार फिर से अशोक गहलोत साहब को पुनर्गठन की कहां जरूरत आ पड़ी? तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि सरकारें का नाम भले ही बदलता रहा हो, लेकिन काम करने का तरीका राजनीतिक दलों का हमेशा एक जैसा रहता है। अपने नफा नुकसान के लिए वह जनता को यह लुभावना वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके फायदे के लिए तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन असलियत यह होती है कि राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के लिए तमाम प्रक्रिया अपना रहे होते हैं। और इसीलिए जब वह सरकार से बाहर होते हैं तो वही आरोप ज्यों के त्यों दोहराए जाते हैं जब वो सरकार में रहते हुए जो आरोप उन पर लगती है। जी भरत, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे आप अपने हिसाब से करवाते थे, और अब आपको डर सता रहा है कि आपके नेताओं का क्या होगा? जो आपने अपने हिसाब से बांटा था लोगों को इधर उधर, वो रहेगा नहीं। तो विपक्ष में होते हैं तभी आपको याद आती है कि जनता के तय मापदंडों पर पुनर्गठन होना चाहिए। सत्ता में रहते हुए जब मन चाहे तरीके से जिले भी बना दें, पुनर्गठन भी कर दें, सारे काम कर दें। देखिए हेमंत, ये वर्तमान सरकार का क्षेत्राधिकार होता है और उसके ये पावर में भी होता है डिलिमिटेशन वो अपने किस हिसाब से करती है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और कांग्रेस के तमाम नेताओं का यही सवाल था कि आपको पुनर्गठन करना था, वोटर लिस्ट को अपडेट करना था, आप करिए, लेकिन जो काम आपको किसी भी पंचायत समिति या नगर निकाय के कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले करना था, उसको आप पिछले 1 साल हो चुका है कार्यकाल पूर्ण होते हुए, अभी तक आपने किसी भी तरह का उस पर काम नहीं किया। मंत्रिमंडल की जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का अभी तक इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि उसकी क्या मीटिंग हुई, उसने क्या एजेंडा बनाया, उसने क्या प्रारूप रखा। और लगातार मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये सही है आपने तो जिले बना दिए थे इन बिना सवालों के जवाब दिए भरत। आपकी सरकार में तो जिले बना दिए थे रातों रात। आपने जिले बना दिए, आपकी सरकार आई, आपने उन्हें हटा दिए ना, उन्हें हटा दिया ना। आपकी सरकार है तो आप कब जवाब दिया कि कौन से मापदंड से कौन सा जिला बना, किस जनसंख्या के हिसाब से, कब आपने जवाब दिया? कभी समझाई नहीं। कमेटी बनी थी हेमंत। वो कमेटी का क्या हाल हुआ? कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं, उससे पहले तो जिलों की घोषणा हो गई, सब जानते हैं। नहीं हेमंत, नहीं, ये जनता क्यों भरत झूठ बोल रहे हो? की मांग थी और जिस तरीके से वर्तमान नहीं हेमंत, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बाकी जिलों को आप देख लीजिएगा, जितना क्षेत्रफल राजस्थान का आता है पूरे देश के अंदर, एक जवाब नहीं दिया कि रातों रात कैसे जिले बन गए जो मानदंडों पर खरे नहीं उतरते थे। दूधू जैसे कि क्या क्राइटेरिया, किस आधार पर बनाया गया? कई 50 उदाहरण है ऐसे। हम तो यही कह रहे हैं ना, आपकी सरकार थी, कोई बात नहीं, हम ये कहते हैं आपकी सरकार थी, आपको ठीक नहीं लगा, आपने उन जिलों को निरस्त कर दिया, लेकिन आज फिर वही सवाल बात में आ रहा है कि जब आप पुनर्गठन कर रहे हैं तो समयबद्ध तरीके से मदन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं, संवैधानिक तरीके से क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा नगर निगम की, अभी इन्होंने बात की, इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें लिखा कि कम से कम 18,000 से कम नहीं हो सकता और 24,000 से ज्यादा की जनसंख्या नहीं हो सकती। आदर्श नगर के अंदर जनसंख्या है 10,000, एक जो वार्ड बनाया है विद्याधर के अंदर है 34,000। इन्होंने कौन से मापदंडों को उसमें मान लिया? और मेरा फिर वही सवाल कि चूरू के अंदर क्यों माननीय हाईकोर्ट ने डिलिमिटेशन के ऊपर स्टे लगाया? अरे कांग्रेस पार्टी थोड़ी, ठीक है मदन जी, इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा ठीक है ना जी, ठीक है। देखिए कांग्रेस का दोहरा चरित्र कैसा है हेमंत जी? कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखिए,
आज जो मेरे मित्र भरत मेघवाल जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर डीलिमिटेशन करना था, आपको पुनर्गठन करना था, तो चुनाव होने से पहले कर देते आपने डीलिमिटेशन कब किया? मैं जानना चाहता हूं। नगर निगम का चुनाव रोका आपने, पहले नगर निगम में ये कहा कि ये चुनाव नहीं होगा, फिर आपने कहा कि डायरेक्ट होगा, फिर आपने कहा कि नहीं डायरेक्ट नहीं, पार्षदों से होगा, फिर आपने जो है चुनाव रोकने के 6 महीने बाद 3 महीने बाद ये कहा कि नहीं हम पुनर्गठन करेंगे, उसके बाद चुनाव कराएंगे। आपको पता है चरित्र आपको पता है? बताइए क्या पता है? बताइए पहला नोटिफिकेशन कब निकला? पहला नोटिफिकेशन कब निकला? नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री पहला नोटिफिकेशन कब निकला? चुनाव का 3 महीने बाद चुनाव का नोटिफिकेशन कब निकला? चुनाव का नोटिफिकेशन निकला 12 मार्च 2020। 12 मार्च 2020 चुनाव का नोटिफिकेशन निकला है। झूठ मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए, अरे झूठ मत बोलिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। 12 मार्च 2020 को चुनाव आयोग ने निकाला है, खत्म होने के बाद में पुनर्गठन चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है। पंचायत चुनाव आयोग ने, आप बता दीजिए चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला क्या? चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला क्या? अरे नवंबर में खत्म हो गया, आपने निकाला क्या? ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 12 मार्च 2020 को चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है। हेमंत, मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है। भरत, ये मेरे को ये बता दें कि बताइए, नवंबर जब मेरे को ये 2024 सवाल का जवाब दीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों कह रहे हैं भाई कि भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज नगरीय निकायों का पुनर्गठन कर रही है, नियम कायदे तोड़े जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने जनता की आपत्तियां दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने के बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं। अरे भाई, जिला कलेक्टर के पास 13 मई तक आपत्तियों के निस्तारण का वक्त है अभी, क्यों आप गुमराह कर रहे हैं? फिर आप और आपके नेता, मैं आ रहा हूं वापस, डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं। राकेश गोयल साहब, पुनर्गठन पर यह आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं? गोयल साहब, पुनर्गठन पर यह राजनीति क्यों मची हुई है? किसको डर है? पुनर्गठन का राजनीति है। भारत शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राजस्थान में भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है, उसके हर कार्य के ऊपर कांग्रेस जो विपक्ष में बैठा हुआ है, वो अपनी राजनीति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई आरोप करता रहता है। जबकि हकीकत ये भी देखिए, हमने जब पुनर्गठन कांग्रेस के समय पे हुआ तो भाजपा जो वोट, जहां वोटर ज्यादा थे, उसका परिसीमन उन्होंने इस तरीके से किया ताकि ज्यादा लोग उसके अंदर आए, ताकि उनकी सीटें भाजपा की कम रहे, उसका भागीदारी भाजपा की कम रहे। कांग्रेस के ज्यादा जो छोटे छोटे उन्होंने जहां वोट बैंक थे, वहां ज्यादा उन्होंने पंचायत को बना दिया, जिससे कि जब पूरे उसका काउंटिंग हो तो कांग्रेस की भागीदारी हमेशा ज्यादा दिखे, कांग्रेस के ज्यादा विजयी सरपंच रहे। और उस तरीके से लोगों का विकास को ना ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र के विकास को ना ध्यान में रखते, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पुनर्गठन किया। आशुतोष जी ने जैसे कहा, राजनीतिक दल जो होते हैं अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भी काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं देश की, क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए भी उनको उस पुनर्गठन में का काम करना चाहिए, जो भाजपा सरकार स्पष्ट करती हुई दिख रही है। तो जो भी त्रुटि कांग्रेस के समय में पुनर्गठन में की गई थी, उसको दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। और बिल्कुल सही तरीके से क्या जायज नहीं है क्या गोयल साहब कि अगर पुनर्गठन ही करना था तो नए आंकड़े आ जाते, उसके बाद पुनर्गठन होता, जनसंख्या को लेकर के नए आंकड़े आ जाते, उसके बाद होता तो ज्यादा जरूर अच्छा होता। देखिए, हमें जनसंख्या के आंकड़े आने में अभी टाइम है, और क्योंकि काफी जगह पे पंचायत जो है वो अपनी, उनका समय समाप्त हो चुका है पंचायत समितियों का, तो वो भी जरूरी है ताकि तो सही बात है कि कई ऐसी पंचायत समितियां हैं जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई हम पहले जहां थे 5 किलोमीटर के दायरा था मुख्यालय का, और जहां से नए पुनर्गठन के आधार पर हमें जिस पंचायत समिति में शामिल किया जा रहा है, वहां पर कई जगह 20 किलोमीटर हो गया है। इस तरह से रोजाना प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं, ये भी तो जायज बात है। राउत साहब, आशुतोष जी, एक छोटी सी, देखिए हेमंत जी, जब भी पुनर्गठन होता है, इस तरह की तमाम विरोध जनता की तरफ से प्रकट होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक दल अपनी फायदे को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, बशर्ते कि जनता का फायदा क्या है। तो इसके वजह से जनता को निश्चित तौर पर, कुछ जगह की जनता को उसका विशेष फायदा भी मिलता है, उनकी यहाँ तमाम तरह की नई योजनाएं भी आती है, और कुछ जगहों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो यह हम राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रैक्टिकल जो इंप्लीमेंटेशन है, उसमें हम देख पाते हैं कि 100% तो जनता को कहीं भी, शायद कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं फुलफिल कर सकती है, लेकिन
कम से कम अधिकांश जनता को उन तमाम चीजों का फायदा मिले, उसको ध्यान में रखकर राजनीतिक दल अगर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, बशर्ते कि केवल अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति की जगह। बिल्कुल भरत, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि भाई आपकी सरकार थी, सबने देखा, राजस्थान ने देखा कैसे नगर निगम को तोड़ करके दो नगर निगम किसको फायदे देने के लिए बनाए गए, कैसे वार्डों को तोड़ा गया, कैसे कैसे एक कम्युनिटी को भी अलग से फायदा देने के लिए अलग अलग तोड़ करके वार्डों का गठन हुआ, वो सबने देखा, आरोप भी लगते रहे। और अब परेशानी क्यों? देखिए हेमंत, देखिए हेमंत, मैं एक चीज को ये जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है और जो काम करता है जनता उसको चुनाव में जिताती भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है तो सरासर निराधार है। हमने ये देखा भी है कि तो आप भी आरोप लगा रहे हैं तो जनता बता देगी। अगर आप भी आरोप लगा रहे हैं तो जनता बता देगी। इंतजार कर लीजिए, इलेक्शन का पंचायती राज के भी नतीजे आ जाएंगे। मदन जी बताइए, भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं किया? अरे भरतपुर का जिला प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं हुआ? अरे भरतपुर जिला प्रमुख बताइए, चुनाव आयोग का बनाकर बैठे। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप इस पर लग रहे हैं। लेकिन एक बात है कि जो भी पुनर्गठन हो, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हो, जनता की परेशानियों का निस्तारण हो, इसी से लेकर के ये कवायद है। जनता जब मांग कर रही है तो वो सरकार सुने, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, जाहिर सी बात है वो राजनीति को लेकर के ही और तेज होगा।